हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी क्या अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें अपन किसी पर्टिकुलर चैप्टर को फोकस करने से अच्छा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देंगे। चैप्टर में क्या होता है, पूरा चैप्टर में पढ़ने में टाइम लगता है। इससे अच्छा अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है, उस चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे हर साल क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आने का मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी प्रायिकता ज़्यादा होती है कि हाँ एग्जाम में एग्जामिनर को ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो उसी सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक को क्या कर रहे हैं, सीरीज वाइज देख रहे हैं। जिससे क्या होगा कि शॉर्ट शॉर्ट में, जैसे आप 20 मिनट में 25 मिनट में हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक या दो क्वेश्चन हमारे भले आईआईटी हो, नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, इन सारे कंपटीशन में आ जाते हैं, जिससे हमारे 4 नंबर 3 नंबर हमको इजीली क्या हो जाए, एग्जाम में हमको मिल जाए, ताकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ ले। और शॉर्ट शॉर्ट में अगर अपन किसी भी एक चीज को बड़े रूप में पढ़ेंगे तो वो क्या होगी, हमें उससे डर लगने लगेगा कि यार इतना बड़ा है अपन कैसे करेंगे। और उसी चीज को अगर अपन छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ देंगे और छोटी छोटी वीडियो में अपन पढ़ेंगे तो इजीली अपने को पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उसी सीरीज में अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम। क्या ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर अपन पढ़ते हैं तो उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, मॉडर्न थ्योरी। भले वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में हो, इनमें जो मॉडर्न वाला पार्ट होता है आजकल उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसका रीजन ये कि मॉडर्न वाला जो पार्ट है वो जितने भी अभी नए टाइम के सीनेरियो के अंदर जो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो उससे क्या है, डायरेक्टली लिंक होता है। तो मॉडर्न हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो केमिस्ट्री में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मॉडर्न हाइपोथेसिस से आपको टॉपिक इस से दो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी दो थ्योरी पता होनी चाहिए, ड्यूअल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली, और दूसरी कौन सी थ्योरी पता होनी चाहिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों थ्योरी से चांसेस होता है कि एक एक क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरी को बहुत इजीली समझा दूंगा और एक दो फॉर्मूले आपको मेन में लास्ट में फॉर्मूले याद रखने हैं। अपना पढ़ने का पैटर्न क्या है, थ्योरी का कंसेप्ट समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, कोई ग्राफ आता है तो वो देखते हैं, ग्राफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख लेंगे। ये अपने पढ़ने का तरीका होता है। अपन को बहुत ज़्यादा डेरिवेशन या बहुत ज़्यादा ऐसी अप्रोच में नहीं घुसना जिससे अपना क्या टाइम वेस्ट हो। अपनी क्या अप्रोच है, आपने को पढ़ना टॉपिक, क्या टॉपिक कहना चाह रहा है उस कंसेप्ट को समझना, और उसके बाद क्या करना, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, क्या हमसे वो सोल्व हो पा रहे तो हमारा टॉपिक क्या है, क्लियर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपन को क्या करना है, एग्जाम में उस क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है, इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को। ओके, तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आगे। आगे जब अपन जाएंगे तो अपन पहले किस थ्योरी को देखेंगे, ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली। किसको, ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली। नाम से पता पड़ रहा है जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे उन्होंने किसके बारे में बताया, ड्यूल नेचर थ्योरी के बारे में। ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर। दो नेचर मतलब कि कोई भी एक आपके पास कोई भी मैटर है, क्या है, मैटर मतलब कोई भी पदार्थ है, उसके दो नेचर होते हैं। डी ब्रोगली ने ऐसा बोला। दो नेचर कैसे होते हैं सर, आप हमको बताओ दो नेचर। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। क्या, जैसे कि अपने पास कोई एक बॉल है, क्या है, कोई एक बॉल। अगर वो बॉल मेरे पास, बॉल एक मैटर है, अपने पास कोई एक पदार्थ है, बॉल, वो बॉल अपने पास क्या है, एक मैटर। उस बॉल जब स्टेशनरी है, जब वो रुकी हुई है, जब जैसे मेरे हाथ में पड़ी या नीचे जमीन पे पड़ी, स्टेशनरी फेज में, तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगी, पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर। मतलब उस बॉल के अंदर कितने टाइप्स के पार्टिकल है, क्या पार्टिकल है, उनका उसका कंपोजिशन क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर से। तो बॉल स्टेशनरी है, लेकिन उस पर्टिकुलर मैटर में, उस पर्टिकुलर बॉल मेरे पास क्या है, वो पर्टिकुलर मैटर, उस पर्टिकुलर बॉल का कोई मास होगा। अगर मैं उस बॉल को फेंक देता हूँ तो मास तो ऑलरेडी उसके पास है, और मेरे फेंकने से उसके अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ उसको मैंने फेंका तो मास तो ऑलरेडी है, और क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो मास था और वेलोसिटी तो मैंने दे दी, तो क्या हो गया, m इंटू वी क्या हो गया, मोमेंटम। p क्या होता है, m इंटू वी मोमेंटम। अब उसमें क्या हो गया, मोमेंटम। तो कोई भी मैटर, क्या, कोई भी मैटर जब किसी मोमेंटम के साथ मूव करता है तो वह अपने पीछे किसका निर्माण करता है, वेव्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वेव्स का निर्माण करता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होता है जिसमें कोई बैट्समैन क्या होता है, किसी बॉल को मारता है, 6 मारता है, 4 मारता है, जैसे उसकी बैट से बॉल टकराती है तो उसके बाद में जैसे रिव्यू लेते हैं तब अपन देखते हैं कि एक अपन को एक डायग्राम दिखती है, एक वेव दिखती है कि हाँ इस एंगल से क्या हुई, वो बॉल पर्टिकुलर गई। कि जैसे मैंने 6 मारा और देखा कि इस पर्टिकुलर एंगल से क्या गई, बॉल गई स्टेडियम में। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि अगर कोई भी मैटर, क्या, कोई भी मैटर, वापस ध्यान से सुनना, कोई भी मैटर अगर किसी मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, मास तो हर मैटर के पास होगा, और अगर अपन ने उसको वेलोसिटी भी दे दी तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ अगर वो मूव करता है, उसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर मैटर के पीछे क्या होती है, वेव का निर्माण होता है। तो मैंने क्या बताया, दो नेचर वाली बात हो गई अपन ने। अगर कोई भी मैटर स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट है तो कैसा नेचर शो करेगा, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। और अगर वो मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है तो वो कैसा नेचर शो करेगा, वो नेचर शो करेगा अपने पास
वेव नेचर शो करेगा, क्योंकि वो जब किसी मोमेंटम से मूव करेगा तो उसके पीछे किसका निर्माण होगा, वेव का निर्माण होगा। तो मैंने क्या बताया, कोई भी मैटर दो टाइप का नेचर शो करता है। क्या नेचर शो करता है, दो टाइप के नेचर को शो करता है। सर कौन कौन से दो टाइप के नेचर है वो आप बताओ। वो दो टाइप के नेचर होते हैं, पहला जो नेचर होगा वो जो शो करेगा, उस पहले नेचर को क्या बोलेंगे अपन, पार्टिकल नेचर। क्या, पार्टिकल नेचर। जब कोई पार्टिकल पर्टिकुलरली कोई भी मैटर स्टेशनरी फेज में होगा, कौन सी फेज में, स्टेशनरी फेज में होगा, तो अपन बता सकते हैं कि उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है। और अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या मास तो पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ है, और अगर अपन ने उसको पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ मूव करेगा। अगर वो पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, किसके साथ, मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, मोमेंटम के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब वो मोमेंटम के साथ मूव करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वेव का फॉर्मेशन करेगा। किसका निर्माण करेगा, वेव का फॉर्मेशन करेगा। तो डी ब्रोगली क्या कहना चाहता है, इजीली अपन ने समझ गया। यही अपनी अप्रोच रहती है। क्या अप्रोच रहती है, टॉपिक क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली। किसके बारे में बात की, कोई भी मैटर हो सकता है, तो उस मैटर की दो नेचर होती है। जब वो स्टेशनरी फेज में तो कैसे नेचर, पार्टिकुलर नेचर, पार्टिकल के बाद में अपन सब कुछ बता सकते हैं। और अगर किसी मोमेंटम के साथ वो मूव कर रहा है, क्योंकि मास है और वेलोसिटी अपन ने दे दी, तो वो कैसा नेचर शो करेगा, वेव का फॉर्मेशन करेगा उसके पीछे, तो वेव नेचर शो करेगा। तो दो नेचर शो करता है। अब सर ये तो अपन ने थ्योरेटिकल बात कर दी, अब क्या अपने एग्जाम में और कैसे अप्रोच से क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे, आपको दो फॉर्मूले पता है हमको। क्या दो फॉर्मूले पता है हमको, हमको दो फॉर्मूले पता है। पहला फॉर्मूला अपन को पता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। क्या होता है, E इक्वल टू एच म्यू। और अपन को क्या पता है, म्यू इक्वल टू होता है C बाय लेमडा। और जब म्यू इक्वल टू C बाय लेमडा होता है तो मैं इस म्यू की वैल्यू इक्वेशन में रख दूंगा। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं म्यू की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा आ जाएगा। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बनी। इसको मैंने कौन सी नंबर दे दिया, इसको मैंने सेकंड नंबर दे दिया। ये चीज़ मैं समझ गया, ये चीज़ बड़ी बेसिक है, अपन ने प्लान थ्योरी में ये सब चीज़ देखी है। दूसरी चीज़ अपन क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ अपन को देखते हैं बड़ा बेसिक फॉर्मूला। बड़ा बेसिक फॉर्मूला जो साइंस से नहीं भी है उनको भी पता है ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू क्या होता है, एम सी का स्क्वायर। क्या, एम सी का स्क्वायर। कोई भी बॉडी जिसका कोई मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव करी तो उसकी क्या होगी, पर्टिकुलर एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। इसको मैंने तीसरा फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अब मेरे पास क्या है, दो फॉर्मूले आ गए। क्या हो गए, पहला फॉर्मूला एनर्जी का एक फॉर्मूला और दूसरा एनर्जी का एक और फॉर्मूला। तो दोनों एनर्जी के फॉर्मूले, दोनों में क्या फाइंड करें अपन, एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं, सो फ्रॉम, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। क्या, इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकता हूँ, एनर्जी। तो दोनों में एनर्जी मिल रही है अपन को, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एच सी बाय लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, इससे भी मुझे एनर्जी मिल रही है और इस फॉर्मूले से भी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट आई गेट, एच सी बाय लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के स्क्वायर के, एम सी स्क्वायर के बराबर। तो ये फॉर्मूला मैंने देख लिया। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, अब मैंने देखा एस सी बाय लेमडा किसके बराबर हो गया, एम सी स्क्वायर के। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक सी से मैंने क्या कर दिया, एक सी के स्क्वायर को काट दिया, मतलब सी का स्क्वायर मतलब सी इंटू सी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, एच लेमडा इक्वल टू, या फिर मैं इसको इस साइड लिख दूं, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको अपन थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि अपना फॉर्मूला इसमें आ जाए। क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा फिर, मेरा होगा एच लेमडा, सी से सी तो कट गया, इधर क्या बचा, एम इंटू सी। ये सी क्या है, अपन ये सी क्या है, वेलोसिटी के फॉर्म, वेलोसिटी को दिखाने का तरीका है। ये क्या है, एम, और ये सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से वी है, और ये क्या है, मास। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। तो इस एम और सी को के इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी। क्या लिख सकता हूँ, पी। क्यों, व्हाट इज सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब एक तरह की वेलोसिटी है, और ये क्या है, मास। और जब मेरे पास मास इंटू वेलोसिटी दे रखा हो तो वो किसके बराबर है, मोमेंटम के इक्वल। किसके इक्वल, मोमेंटम के इक्वल। तो मेरे पास एक ये फॉर्मूला हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं इस फॉर्मूले को अगर सही तरीके से अरेंज करूं तो मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा कि लेमडा, लेमडा को मैं ऊपर भेजूंगा, लेमडा को मैंने इधर भेजा, और पी का आ जाएगा नीचे। तो लेमडा इक्वल टू एच बाय पी, यही तो मुझे चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये चीज पता है, क्या पता है एग्जाम में कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो इस डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में आपको सब कुछ पता है। कैसे पता है? इस फॉर्मूले में अपन थोड़ी सी छेड़छाड़ करके आगे देखते हैं। क्या छेड़छाड़ करेंगे? मैंने क्या फॉर्मूला बताया, क्या होता है, क्या बनवाना होता है? लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई पी। अब मेरे को बस केवल सब में चेंज करने। कैसे चेंज करने? मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सर, हम एक तो पता है हाफ एम वी का स्क्वायर होता है सर, इतना तो अपन को 9th में पता था। ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर v का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2m। और मेरे को क्या पता है mv क्या होता है? मोमेंटम। p इक्वल टू क्या होता है? mv। तो इधर m का स्क्वायर v का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी? p का स्क्वायर बाय 2m आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने क्या देख लिया, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में आ गई? मोमेंटम के फॉर्म में। और मेरे को यहाँ पे मोमेंटम है, तो मेरी अप्रोच क्या होगी? मेरे को मोमेंटम के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मैं इस p को क्या लिख सकता हूँ? पहले तो इधर जाऊंगा, क्या जाएगा इधर? p क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी किसका मल्टीप्लाई करना है? 2m का, और जब p का स्क्वायर लगाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना? क्या फॉर्मूला बना? काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या बना? 2m। क्या बना? 2m। समझ में आ गया? मास को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या देख लिया? तो मैंने देख लिया कि मैंने क्या किया, मैंने मोमेंटम की जगह को किसमें बदल दिया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल दिया। सिंपल सी फॉर्म है, मुझे पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? एम एम से, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर। और मुझे क्या पता मोमेंटम किसके बराबर होता है? पी इक्वल टू एम ई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या गई? पी का स्क्वायर बाय 2m। तो P क्या हो जाएगा? रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। तो वो फॉर्मूला मुझे बस इसमें पुट करना है। जैसे ही वो फॉर्मूला इसमें पुट किया तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या बन गया सर? पहला फॉर्मूला तो ये बना, ये बेसिक है, क्या है? एक आधार है। उस आधार की मदद से अपन 25 नई चीजें फाइंड कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को कितनी वेराइटी ऑफ से चेंज कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला अपन को आइडिया होना चाहिए। मुझे बेसिक फॉर्मूला सर ये पता था, मैंने काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी सी छेड़छाड़ करके मोमेंटम निकाल लिया। तो अब मैं एक नया फॉर्मूला बता दूंगा। ये मेरे पास कैसा फॉर्मूला था? ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला था। तो नया फॉर्मूला मैंने क्या बना दिया? अब मेरा जो लेमडा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एस तो ऊपर एज इट इज रहेगा, और नीचे पी की जगह क्या आ जाएगा? पी की जगह मैं लिख दूंगा सर अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। 2m, m क्या है यहाँ पे? मास है। एक नया फॉर्मूला मैंने जनरेट कर दिया। अब मैं सर फॉर्मूले को क्यों याद रखूं? मैं तो इसको याद रखूंगा, एग्जाम में आएगा डायरेक्ट मैं काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिख के इसमें कर दूंगा। क्योंकि ज्यादा चैप्टर होंगे तो अगर आप फॉर्मूले को याद करोगे तो वहां पे भूलने के चांसेस होंगे। अगर आपको एक बेस पता है, उस बेस में थोड़ी सी छेड़छाड़ करके नया फॉर्मूला क्या कर सकते हो? आप बना सकते हो। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या बनाओगे सर? अच्छा सर, आपको ये पता पड़ गया काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। अब काइनेटिक एनर्जी भी हर चैप्टर में अलग अलग होती है। जब आप वर्क डन की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। जब आप पोटेंशियल की बात करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चार्ज इंटू वी। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर देखते हो, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर देखते हो, क्या देखते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर देखते हो, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है सर वो किसके बराबर होती है? वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है Q इंटू वी के। क्या Q? अपन किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है? Q इंटू वी। ये V क्या है? वोल्टेज वाला V है। क्या है सर? वोल्टेज वाला V है। ये वोल्टेज वाला V है। Q V की बात कर रहे हो। अच्छा, ये किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यही अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, किसकी बात करूं? गैसियस मॉलिक्यूल की बात करूं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी किसकी बात? काइनेटिक एनर्जी थर्मल की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी किसकी बराबर हो जाएगी? क्या किसके बराबर हो जाएगी? के टी के। किसके बराबर हो जाएगी? के और टी के। किसके बराबर हो जाएगी? के टी के। यहाँ पे सर मेरा के क्या है? सर यहाँ पे मेरा के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अच्छा, और मेरे पास टी क्या है? ये टी है सर मेरा टेम्परेचर। तो अब मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पी में चेंज करके बना दिया। और अब भी इंडिविजुअल चैप्टर, अलग अलग चैप्टर में अगर काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले रख दो, अगर आपको किसी इलेक्ट्रो वोल्टेज दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले में क्या करोगे? आप इस फॉर्मूले में लेमडा एज इट इज रखोगे, एच तो एज इट इज रहेगा, और क्या करोगे आप? काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख दोगे? क्यू डॉट, और क्या लिख दोगे? वोल्टेज वाला वी और इंटू 2m। तो ये किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्म में हो गया। सेम वैसे ही अगर आपको
मॉलिक्यूल के नंबर के फाइंड करने के हिसाब से टेम्परेचर थर्मल के फॉर्म में निकालना है तो KT, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और क्या टेम्परेचर, तो के काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख दो, KT इंटू 2m। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक ये चीज याद रहनी चाहिए, उससे आप जिस चैप्टर की जो डिमांड है, क्या जिस चैप्टर की जो डिमांड है, जो एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है, सर एग्जाम में मुझे अगर चार्ज के बारे में दे रखा है तो मैं तो क्यू भी रख दूंगा, अगर मुझे थर्मल मॉलिक्यूल के बारे में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालना है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो आप उसकी बताओ मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं KT वाला लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह KT लिख दूंगा इंटू 2m। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो सर भी मेरे पास तो भी फॉर्मूला तैयार है, तो मुझे किसी चीज को रटना नहीं है, एक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करता हूँ, चेंज करना है और नया फॉर्मूले को बना देना है ताकि याद करने की प्रॉब्लम मिट जाए। तो ये मेरे पास किसकी बात हो गई थी अपने, ये मेरे पास बात हो गई थी ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ एटम। किसने दी थी, ये अपन को दी थी डी ब्रोगली सर ने। किसने दी थी, डी ब्रोगली सर ने। तो आराम से अपन ने पूरे फॉर्मूले का बेसिक क्या फॉर्मूला देखा अपन ने, एक बार वापस देख लेते तसल्ली से, क्या देख लेते अपन एक बार मैं आपको बता देता हूं ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली। क्या बताया सर, उन्होंने बताया मैटर होता है, मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती है, ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल नेचर कैसे होगा, अगर मैटर कैसा है सर, स्टेशनरी मैटर है तो उस पर नेचर कैसा होगा, पार्टिकल नेचर होगा। क्यों पार्टिकल नेचर होगा, उस पार्टिकल का कंपोजिशन क्या है, और भी पार्टिकल के बारे में जो भी प्रॉपर्टी होगी स्टेशनरी नेचर में हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल होगा, अगर वो किसी मोमेंटम के साथ मूव करेगा, क्योंकि पार्टिकल का पर्टिकुलर मास होगा और अपन ने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी, तो वो किसके साथ मूव करेगा, मोमेंटम के साथ मूव करेगा, तो उसको वो किसकी अपने पीछे वेव का फॉर्मेशन करेगा, उसका नेचर कैसा होगा, वेव नेचर। तो पार्टिकल के कितने नेचर हो गए, 2 नेचर, एक तो हो गया पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसके बारे में अपन ने देखा। फिर इन डी ब्रोगली ने क्या समझाया, डी ब्रोगली सर ने बताया कि हाँ, एक अपन को एक बेसिक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, म्यू क्या है, सी बाय लेमडा, तो एनर्जी क्या होगी, एच सी बाय लेमडा, और एक एनर्जी का फॉर्मूला अपन को क्या पता है, MC स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट वी आर गेटिंग, एच सी बाय लेमडा किसके इक्वल होगा, MC स्क्वायर। तो अपन ने क्या फॉर्मूला फाइंड किया, H बाय लेमडा P, या फिर मैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर भेजूंगा और इसको नीचे भेजूंगा, क्या भी लेमडा इक्वल टू HP। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये फॉर्मूला मुझे ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इस फॉर्मूले में मैंने क्या की, थोड़ी सी छेड़छाड़ की। क्या छेड़छाड़ की कि सर मुझे पता पड़ गया लेमडा किसके बराबर है, HP के बराबर है, तो मोमेंटम में मैं अगर चेंज करूंगा और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख दूंगा मोमेंटम को, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, और यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m लिख दिया, जिससे मुझे लेमडा किसके हो गया, H बाय अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। और काइनेटिक एनर्जी भी चैप्टर वाइज अलग अलग हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो चार्ज इंटू वोल्ट, और अगर टेम्परेचर के साथ अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी K इंटू T। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने किसकी बात कर ली, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली थ्योरी की बात कर ली। सर अब मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास आती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्या, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जिसकी आप बारे में आप कुछ पर्टिकुलर बात नहीं करो, फिक्स बात नहीं कर सकते। क्या फिक्स बात नहीं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैसे मैं इसको भी अपन अच्छे तरीके से समझते हैं, वही अपना अप्रोच है। थ्योरी का नाम लिखा है, थ्योरी क्या कहना चाहती है, उसके बाद थ्योरी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, क्या इससे मेरे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्या मैं फॉर्मूला याद कर पाऊंगा, बस यही ध्यान रखना है मुझे। कैसे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या ध्यान रखना है, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एटम है, क्या कोई भी एटम है, आप उस पर्टिकुलर एटम की पोजीशन और उसकी मोमेंटम, क्या उसकी पोजीशन, बात तो सही है। अगर कोई चीज स्पीड से चल रही है तो क्या बता सकते हो उसकी पोजीशन क्या है, नहीं। मैं अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, 1 किलोमीटर का एक वो बना हुआ है, मैराथन बना हुआ है, दौड़ने वाली स्पेस बनी हुई है, अगर वो उस गार्डन में या पर्टिकुलर उस मैदान में दौड़ रहा है तो क्या आप उसकी पोजीशन बता पाओगे, नहीं। 1 सेकंड पहले वो यहाँ पे था, दौड़ के वो यहाँ पे आ गया, दौड़ के वो और दूर आ गया, तो क्या आप उसकी पोजीशन बता सकते हो, नहीं, क्योंकि वो एक दौड़ रहा है मतलब उसका कोई एक मास है और वो एक वेलोसिटी से दौड़ रहा है, मतलब एक मोमेंटम से दौड़ रहा है। अगर कोई भी जो वस्तु है, कोई भी मैटर है, अगर किसी मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, तो उस मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास एक पर्टिकुलर मोमेंटम है, मूव कर रहा है उसके साथ, उसकी वजह से क्या होगा कि आप उसकी पोजीशन बता सकते हो कि नहीं, क्योंकि अगर वो इस समय यहाँ पे खड़ा है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे चला जाएगा, तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आप उसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हो, नहीं। और अगर वही मैटर, कोई वही वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर उसी जगह पे खड़ा हुआ है तो आप उसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हो, हाँ।
मैं अगर इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ क्लास में, अगर 10 मिनट तक मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं इसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी पोजीशन फिक्स हो गई। तो मैं क्या पोजीशन के बारे में बता सकता हूँ? हाँ, अगर मैं किसी ग्राउंड में दौड़ रहा हूँ तो मेरी मोमेंटम हर थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है। मैं कभी यहाँ हूँ तो दौड़ के यहाँ पहुंच गया, दौड़ के यहाँ पहुंच गया, क्या मेरी पोजीशन के बारे में कोई व्यक्ति बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने भी यही तो बोला, हाइजेनबर्ग ने यही तो बताया कि किसी भी एटम की क्या, किसी भी एटम की आप किन्हीं दो चीजों के बारे में एक साथ नहीं बता सकते हो। किसी भी एटम का आप पोजीशन के बारे में बताओगे एक टाइम में, या उसके मोमेंटम के बारे में। आप चाहो कि मैं पोजीशन के बारे में भी बता दूं और उसी टाइम में उसके मोमेंटम के बारे में बता दूं, सर ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप बताओ कि उसकी उस एटम की पर्टिकुलर उस टाइम में क्या पोजीशन है, या उस पार्टिकल का पर्टिकुलर टाइम में क्या मोमेंटम है, दोनों चीज आप एक साथ नहीं बता पाओगे। ये किसने बताया? हमारे हाइजेनबर्ग सर ने अपने प्रिंसिपल में बताया। कैसे बताया? देखिए, इन्होंने एक स्पेशल फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है? वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बताया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? मेरे पास पोजीशन, और डॉट, क्या डॉट मतलब मल्टीप्लाई में क्या है? डेल्टा पी। क्या बात करी मैंने? मोमेंटम। किसके? इसने बताया मोर देन और इक्वल टू किसके होता है? h बाय 4 पाई। क्या होता है? h बाय 4 पाई के बराबर होता है। h क्या है यहाँ पे? मेरा प्लांक कांस्टेंट, और इधर नीचे क्या है मेरे पास? 4 पाई। क्या हो गया? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू किसके? h बाय 4 पाई। जब अपन कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो अपन को फॉर्मूला तो एक ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन क्या एग्जामिनर इतना इजी पेपर बनाता है क्या? नहीं सर, वो क्या करता है, फॉर्मूला तो बेसिक बच्चों को पता होता है ये वाला, लेकिन वो इसके लिए बदलने के लिए क्या करता है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देता है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किस टाइप से करता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे को इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? मुझे पता होना चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर मैं h को इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये होता है h बाय 2 पाई। किसके बराबर होता है? h बाय 2 पाई के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो डेल्टा p मोर देन और इक्वल टू, मेरे पास क्या था? h बाय 4 पाई। क्या था? h बाय 4 पाई। तो जब मेरे को पता है h ऊपर डैश बना होता है, h बार किसके बराबर होता है? h बाय 2 पाई के बराबर। तो मैं अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा? अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को तो ये याद है बच्चों को कि h बाय 4 पाई होगा फॉर्मूले में, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए इस h लगा के ऊपर अगर इस तरीके से डैश लगा देता है तो उसका क्या मतलब होता है? h बाय 2 पाई के बराबर। तो अगर मैंने ये लिख दिया तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर, और नीचे 2 है तो h बाय 4 पाई ऑटोमेटिक हो गया। तो फॉर्मूले में इस तरीके से चेंज करके आपको कंफ्यूज कर देगा। और क्या करता है, और आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को पता है डेल्टा एक्स, और मोमेंटम मेरे को क्या पता है सर? पी क्या होता है? एम वी के बराबर मास और चेंज इन वेलोसिटी। मास तो चेंज होगा ही नहीं टाइम के साथ, मास तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस वेलोसिटी चेंज होगी। और इक्वल टू क्या होगा? h बाय 4 पाई के बराबर। बस ये मेरे पास इस फॉर्म में भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है इसको? और इसको अगर चेंज करने की इच्छा हो तो वो मुझे बोल देगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके बराबर होगा? h 4 पाई, और क्या हो जाएगा? मोर देन और इक्वल टू किसके? मोर देन इक्वल टू, और ये m नीचे चला जाएगा, 4 पाई m। तो क्या मिल गया मुझे? ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। अगर वेलोसिटी के फॉर्म में दे रखा है तो h बाय 4 के साथ नीचे क्या लगाना पड़ेगा? मास, क्योंकि अपन का ओरिजिनल फॉर्मूला तो मोमेंटम था। तो ये भी चेंज कर सकता हूं मैं। अच्छा, ये भी बदल गया, लेकिन एग्जाम में सोल्व करते हुए अपन को मोर देन और इक्वल का साइन नहीं लगा। एग्जाम में अपन को क्या साइन लगाना है? इक्वल का। जैसे कि अगर मेरे को डायरेक्ट ऐसे करना है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। क्या? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। नए पेज पे देख लेते हैं। एग्जाम में मुझे क्या फॉर्मूला याद रखना है? एग्जाम में मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है। पहला ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। अब मोर देन इक्वल टू का साइन तो एग्जाम में अगर फॉर्मूला पूछे तो याद होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्मूला क्या। एग्जाम में तो मुझे बराबर लगा के करना है। क्या? बराबर h बाय 4 पाई। ये हो गया फॉर्मूले का एक रूप, एक पैटर्न। इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूं? h डैश, और नीचे क्या लिख सकता हूं? 2। क्यों कराया मैंने ऐसा? कि मुझे पता है ये किसके बराबर होता है? h बाय 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है सर। अच्छा, और फॉर्मूले में चेंज कर दूं। ये पहला फॉर्मूला बना दिया, ये कौन सा फॉर्मूला बना दिया मैंने? दूसरा फॉर्मूला बना दिया। और थोड़ा चेंज करो सर फॉर्मूले में। अगर मैं इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिख दूं सर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? h बाय 4 पाई, और नीचे मास आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, थोड़ी देर पहले आपको समझाया, जब मोमेंटम मास और वेलोसिटी के बराबर होता है तो जो मास था वो कहाँ गया? इधर नीचे आ गया। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया? तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये चीज आपने देख ली। तो आपने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लिए। बस इसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, पोजीशन पूछी तो बता सकते हो। पोजीशन में अनसर्टेनिटी दे रखी है और मास दे रखा है, तो आप उसकी
वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बता सकते हो, अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दे रखी है तो पोजीशन बता सकते हो, पोजीशन में दे रखी है तो मोमेंटम में, जो भी पूछा जाएगा वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देके समझा देता हूँ। क्या देके समझा देता हूँ? जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बड़े ध्यान से देखना। मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि कोई एटम है, क्या किसी एटम की, क्या किसी एटम की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.66 है। तो बताओ, तो क्या बताओ, तो बताओ कि उसके मोमेंटम, संवेग, किसमें? संवेग में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इतनी सी बात बताओ मुझे। तो मुझे क्या करना है? मुझे पता है, क्या पता है सर मुझे तो फॉर्मूला पता है। मुझे तो सबसे पहले फॉर्मूला देखती, मुझे किसकी बात कर ली? पहले मैंने फॉर्मूले में देखा पोजीशन की बात कर ली, और पूछा क्या है? मोमेंटम पूछा है। तो जो फॉर्मूले के डिफरेंट अपन ने पैटर्न देखे थे, डिफरेंट रूप देखे थे, उसमें से वो रूप जिसमें मोमेंटम और पोजीशन दोनों है वो लिख दो। कौन सा है वो रूप? डेल्टा एक्स किसके बराबर है सर मेरे पास? डेल्टा पी और एच बाय 4 पाई। तो मेरे को तो सर, मैंने मोमेंटम और पोजीशन दोनों देखे तो ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, बढ़िया। आगे जाऊं, आगे क्या? आगे आपने बताया कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी दे रखी, कितनी दे रखी? 0.66। पूछी किस में है सर? मैंने आपको बताया था एक में दे रखो कि दूसरे की पूछेंगे। और एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। नीचे क्या है? 4 पाई। अब मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझे फाइंड करना है डेल्टा पी। तो डेल्टा पी मेरे पास कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। नीचे क्या आ गया? 4 पाई। और ये 0.66 नीचे आ गया, इधर क्या? नीचे 1 जीरो, इधर हटाया तो नीचे कितना हो गया? 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इधर कितना बचा? 66 से 66 कट गया। ऊपर कितना बचा? 34 था, कितना हो गया? 10⁻⁻33। नीचे कितना बच गया? 4 पाई। और ये क्या है? डेल्टा पी। अगर इस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, इसको टिक मार दो। अगर और सोल्व कर रखा है तो पाई की वैल्यू 3.14 रखे और सोल्व कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दे रखे होते। तो आपने देख लिया, अगर इसी जगह मुझे पोजीशन दे रखा होता और वेलोसिटी के बारे में पूछता तो पर्टिकुलर एटम का मास दे रखा होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी बोल देता, तो मैं वैल्यू में क्या करता? मोमेंटम की जगह वी लिखता और यहाँ पे नीचे एम लिख देता, तो मास को डिवाइड कर देता। यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम के बारे में पूछ लिया तो वो फॉर्मूला जिसमें पोजीशन और मोमेंटम में वो लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से कितने इजीली पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, देख लिया आपने। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम के बारे में आज पढ़ा। मॉडर्न थ्योरी में क्या लिखा? ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। इसके बारे में क्या क्या पढ़ा? इसके बारे में पढ़ा मेटर दो तरह के नेचर शो करता है। एक नेचर कौन सा शो करता है? पार्टिकल नेचर, जब वो स्टेशनरी फेज में होता है, और जब वो पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रहा होता है तो वो कौन सा नेचर शो करता है? वो वेव नेचर शो करता है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा? उसके बाद मैंने देखा एनर्जी के फॉर्मूले से मैंने क्या डी ब्रोगली की इक्वेशन बनानी मुझे। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला E बाय एच म्यू और दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला mc स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले से मैंने क्या नया फॉर्मूला फाइंड किया? लैम्डा इक्वल टू h बाय पी। और फिर इस फॉर्मूले में चेंज करके मैंने क्या फाइंड किया? इस फॉर्मूले में चेंज करके मैंने फाइंड किया लेमडा h बाई पी। फॉर्मूले में चेंज करके लेमडा बाय काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। और अगर वोल्ट की फॉर्म में दे रखी हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ दे रखी हो तो k इंटू टी कर देंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया? अनसर्टेनिटी क्या होती है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंटू मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मोर देन और इक्वल टू किसके बराबर होती है? h बाय 4 पाई के बराबर। और फिर इस फॉर्मूले में क्या किया? थोड़ा चेंज करके 2-3 तरह के फॉर्मूले के रूप बना दिए डिफरेंट। जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एग्जाम में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा। फिर एक क्वेश्चन भी आपको अच्छा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो भी बता दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने निकाल दिया। तो कितना इजी तरीके से चैप्टर को देखा, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, उसकी थ्योरी को समझी 2-3 लाइनों में कि हाँ सर ये कहना चाह रहा है थ्योरी। उसके फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले के अलग अलग रूप देखे ताकि एग्जाम में अपन कंफ्यूज नहीं हो, एक ही फॉर्मूले को रट के जाना नहीं है, उस फॉर्मूले को 2-3 फॉर्मूले नए बना सकते ताकि चीजें अपने दिमाग में इजीली क्या हो जाए? सेट हो जाए। फिर फॉर्मूले देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, बस यही तो अप्रोच होती है। एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक क्या कहना चाहता है वो देखा, उसका एक इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला देखा, उस बेसिक फॉर्मूले से 2-3 नए फॉर्मूले अपन को बनाने आने चाहिए ताकि एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट के मैं आंसर निकाल दूं मेरा। वैसे 2 थ्योरी पढ़ ली तो इजीली इस टॉपिक को क्या कर लिया अपन ने? कंप्लीट कर लिया। आपको भी शॉर्ट नोट्स में 1-1.5 पेज में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्या करना
करना है, कंप्लीट कर लेने तक कि आपके एग्जाम में 5 मिनट लगे रिवीजन करने में। कितने मिनट? 5 मिनट। इसी तरीके से आपको 5-5 मिनट की रिवीजन आपके एग्जाम में हो सके, इसलिए मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट और शॉर्ट जो टॉपिक है वो हमेशा करवा रहा हूं, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन पाए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने बच्चे आईआईटी दे रहे, पीएमटी दे रहे, जेट दे रहे, आईसीआर दे रहे, उन तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इन चीजों को पढ़ के क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।